आप यहाँ सब लोग हमसे अधिक विद्वान लोग हैं। सारी बात खुशी इस बात की है कि आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया है ये दुआ साहब ने किया। हम लोग हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, हमारी एक ही चीज में आस्था है कि दुआ करो। जब लाइलाज कोई चीज हो जाती है तो कहते हैं दुआ करो, प्रार्थना करो। तो ये जब दुआ ही इस कार्यक्रम के आयोजक हैं तो दुआ कबूल क्यों नहीं होगी, ये नहीं समझ में आ रहा। साथियों, आज के इस मौके पर मैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी का एक छोटा सा सिपाही होने के नाते मैं आपका सबका पार्टी की तरफ से, माननीय शरद पवार साहब की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, आपने दर्शन दिए, अपने विचार दिए और एक शक्ति दी। क्योंकि आज का जो आंदोलन है जिसकी शुभारंभ आज यहाँ हो रहा है, आपकी मौजूदगी में, आपकी गवाही में, आपके द्वारा, ये किसी भी तरीके से हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन से कम नहीं है। क्योंकि वो लड़ाई दूसरे लोगों के साथ थी, ये लड़ाई अपनों के साथ है। और ये अपने ऐसे हैं जो भाई से भाई को लड़ाते हैं, पति को पत्नी से लड़ाते हैं, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाते हैं, नौजवान को बुजुर्ग से लड़ाते हैं, व्यापारी को कंज्यूमर से लड़ाते हैं, किसान को व्यापारी से लड़ाते हैं। ये लोग हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हालात क्या हो गए और वो किस तरीके से हमको बदलने होंगे। अभी उत्तराखंड के मिनिस्टर थे, हुआ करते थे काजी, उनका नाम भूल गया मैं, काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन, उनका इंतकाल हो गया। उनके लड़के काजी निजामुद्दीन एमएलए, इस बार तो आगे एमएलए भी थे, वो हमारे बुलंदशहर के सैदुल हसन साहब हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके वो रिश्तेदार थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस कदर हमारी गंगा जमनी तहजीब किस तरीके से हम लोग मिले हुए थे कि हम सैदुल हसन साहब के साथ जब जाते थे तो लोगों को ये पता नहीं पड़ता था कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं या कौन है। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब काजी साहब का इंतकाल हुआ तो उनको मैं अकीदत पेश करने के लिए जब मैं वहाँ गया रुड़की में मंगलौर, तो उन्होंने 5-10 हज़ार लोग वहाँ मौजूद थे। उन्होंने ये कहा निजामुद्दीन साहब ने कि बुलंदशहर से हमारे मामू आए हैं के शर्मा, अब वो वालिद साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जब मैं निजामुद्दीन का मामू हूँ तो मैं हिंदू कहाँ से हो जाऊँ, मुझे ये जो हालात पैदा किए हैं, जिस तरीके का माहौल पैदा किया है, हमें इसको खत्म करना है। और ये जंग आजादी की लड़ाई हमको जीतनी है। वो लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी गई थी। बेशक आज कोई नेतृत्व ना है, लेकिन आपके पास दुआ है। आज हिंदुस्तान का हर आदमी दुआ कर रहा है कि भाई कैसे मोदी से जान बचाओ। और मैं बताना चाहता हूँ आपको बड़ी विनम्रता के साथ, लोग कहते हैं कि साहब मोदी जी को हराना बड़ा मुश्किल है। मैं कहता हूँ जैसा कि हमारे बहन जी ने कहा, मोदी जी रावण से ज्यादा तो विद्वान नहीं है, रावण से ज्यादा तो तपस्वी नहीं है, रावण से ज्यादा तो तेजस्वी नहीं है। तो जब रावण का भी बताया, काम नहीं किया, तो आज भारत के हम सब लोग जो आप लोग हैं, वो राम रूपी जो जनता है भारत की, वो जो बेशक तीर कमान लेके चल रही है, लेकिन इसका वो करेंगे इसलिए कि ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। हमें मोदी से व्यक्तिगत कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन ये लोग लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। हम सबको बंदर बना के रख दिया है, लोगों की जुबान पे ताले लगा दिए हैं। और आज दुआ साहब ने ये प्रोग्राम किया है, हो सकता है शाम के यहाँ कोई लोग उनका पैगाम लेके पहुंचे किसी और रूप में। तो ये जो इस तरीके का माहौल है, हमें इसे खत्म करना है। और हमें ये भी एक कसम खानी है कि हमारे जितने साथी यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो हमारे प्रेस के साथी हो या हमारे व्यक्तिगत साथी हो जो इस लड़ाई को लड़ने का आगाज कर रहे हैं, अगर किसी के साथ भी कोई भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा आती है, तो हमको मिल करके उसका मुकाबला करना है।
और ये सबूत देना है कि तुम अकेले नहीं हो, आवाज दो, हम एक हैं, हम एक साथ हैं। और मैं बताना चाहता हूँ ज़्यादा, क्योंकि आप इतने काबिल लोग हैं और इतने काबिल जगह ये बातचीत हो रही है, तो मेरा ज़्यादा बोलना वो मेरे को मुनासिब नहीं लगता। आप देख लीजिए, स्टेट गिन लीजिए कि बिहार और महाराष्ट्र को देख लीजिए, कर्नाटक को देख लीजिए, ये अपने आप ही 100 सीट कम हो रहे हैं। एक एक 2 सीट हर जगह, दिल्ली में, पंजाब में कम होंगे, उत्तर प्रदेश में भी कम होंगे। ये रह कहाँ गए? मेरा तो आपसे केवल यही निवेदन है कि कोई न कोई क्षमा महफिल में जलाए रखिए, कोई न कोई क्षमा महफिल में जलाए रखिए। जिस समय की शुरुआत अद्वा साहब ने की है, शर्मा जी ने की है, भट्टी अग्रवाल साहब ने की है, मैं जी ने की है, मोहतरम साहब ने की है, आप सब ने की है, हम सब ने की है। उस क्षमा को जिंदा रखना है, जलाए रखना है। कोई न कोई क्षमा महफिल में जलाए रखिए और सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। जय हिंद। हेलो सर, पहला सवाल मेरा है सर, 1 मिनट दिएगा सर, 1 मिनट। हमको लगता है बीमारी है, एक्सरे भी होगा है, बीमारी पता चल रही है, इसका सोल्यूशन क्या है? सारे बात करते हो, अदर्स पार्टी आती है, विपक्ष भी बात करती है सोल्यूशन का, विकास कार्य ऐसे नहीं हो रहा है, तो मतलब होगा कैसे? मतलब आप जो बात बोल रहे, जो मैं भाजपा राव अभियान के तहत आपने जो प्रोग्राम रखा है, वो होगा कैसे? देखिए, वो होगा इस भारत के जो महान जनता है, भारत की 1 अरब और 35 करोड़ लोगों की दुआओं से होगा, और वो हो रहा है। मैंने घूमा है, मैंने देखा लोग परेशान है। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने कई मित्रों को अपने इलाज में मैंने देखा है कि कितने प्रियजनों ने अपने प्रियजनों को बिना इलाज के मरते हुए देखा है। ऐसा उनकी पॉपुलेशन कमी नहीं हो रही ना? इसका उत्तर देता हूँ एक छोटा सा। जी बोलिएगा। कोई नहीं है सर। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि जब जुल्म की इंतहा हो जाती है, आप ही बताइए, मिसेस गांधी से बड़ा तो कोई शक्तिशाली नहीं था, जैसा कि आपने कहा। मिसेस गांधी को क्या हुआ? उस समय कोई नेता नहीं था। लोग कहते थे कौन नेता है, कौन प्रधानमंत्री का चेहरा है, कौन लड़ेगा? जनता ही नेता हो गई और जनता ही वोटर हो गई, और सरकार पहले बनी और पार्टी बाद में बनी। ये इस बात का प्रमाण है सर। लेकिन इस टाइम पर ईवीएम भी तो नहीं था। गुजरात के अंदर एक पूरा गांव जो है आज इस बात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठा हुआ है कि हमने पूरे गांव ने महज कांग्रेस को वोट डाला था, तो फिर कैसे भाजपा की यहाँ से सीट निकल गई? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है सर। देखिए, आप जो चीज कह रहे हैं, इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं बोलूँ या ना बोलूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एक ही चीज सीखी है कि जो मेरे में आया उसको बोलूँ। कि मैंने ये कहा, आज नहीं कहा, ये कहा 2018 में। बड़े बड़े नेता मौजूद थे हिंदुस्तान के, आप सब जानते हैं। मैंने उनसे कहा कि सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ईवीएम में नहीं है, प्रॉब्लम भारत सरकार में नहीं है, प्रॉब्लम हम में है। हम खुश हो जाते हैं कि हमारी मध्य प्रदेश में सरकार आ गई, हम खुश हो जाते हैं कि हमारी राजस्थान में सरकार आ गई, और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई तुम जीत जाओ तो ईवीएम सही है और हम जीत जाए तो ईवीएम खराब है। अरे इसका बाइकआउट करिए। जब तक कि ईवीएम से चुनाव होगा, हम चुनाव को बाइकआउट करेंगे, हम बैलेट से चुनाव लड़ेंगे। जब तक ये राजनीतिक दल, जब कोई हो, हम हो जो यहाँ बैठे हैं या और दूसरे राजनीतिक दलों, ये तय नहीं करेंगे, इसका इलाज होने वाला नहीं। एक बड़ा नुकसान बनाने से एक क्वेश्चन मेरा। अरे एक मिनट सुनिए, पहले जो आपकी बात का उत्तर देता हूँ। पहले देखो, भारत देश के अंदर जो पिछले ये 8-9 साल से 10 साल से सरकार बनी है, जी जी जी, ये देश के अंदर हिंदू और मुसलमान में घड़ा फैला करके बनाई गई है, राम और रहीम को लड़ा करके बनाई गई है। अगर हम लोग राष्ट्रवादी है तो उससे पहले हमको देशभक्त बनना पड़ेगा, और देशभक्ति इसमें है कि हमको मिलजुल करके डेवलपमेंट के लिए, रोजगार के लिए काम करना पड़ेगा। तो अभी एक हमारे भाई, माफ कीजिएगा, इन्होंने कहा कि गोरे अंग्रेज और काले अंग्रेज। मैं इस पे ये कहूंगा कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने मिल करके गोरे अंग्रेजों को जैसे भगाया था, आज अगर हम सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिल करके देश में गुड गवर्नेंस लाने के लिए, देश में इंसानियत और मानवता के लिए घृणा को खत्म करने के लिए काले अंग्रेजों को भगा देंगे, काले अंग्रेजों को भगा देंगे, तो ये देश ठीक हो जाएगा और सरकार बन जाएगी। असली हिंदू नकली हिंदू चले, कैसे साबित करेंगे? आप असली हिंदू कैसे साबित करेंगे? हम तो कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भारत में से पैदा हुआ
तबाही है। समाज आप कह रहे हैं दुआओं से काम चलेगा, बालेश्वर महाराज जी इसका मतलब ठीक कह रहे हैं कि हम जो है सीधा आपको कागज में लिख के बता देंगे अगली सरकार किसकी बन रही है। अरे मेरे बैक में वन मिनट बड़े भाई, सर प्यारे भाई मेरी सुनिए, दुआ कैसे साबित है और दवा, असली हिंदू के बात दुआ और दवा साथ साथ चल रही है। दवा ये है कि जो अडानी साहब को पूरा देश बेच दिया और नौजवान बेरोजगार हो गया, किसान कंगाल हो गया, ये सारी चीजें हैं लोगों के सामने ला रही है। हमारी जिम्मेदारी है और हम सब लोग मिलकर इन चीजों को बताएंगे और माहौल बनेगा। ऐसा नहीं है कि माहौल नहीं बनना, लोग सब जानते हैं। सर एक बड़ा प्रश्न ये भी उठ रहा है आपकी संस्था को लेकर, जो मुझे लगता है भैया सर बस लास्ट क्वेश्चन है आपका जो है, आपकी संस्था बन रही है संस्था को लेकर, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को आपने देखा कि कई जगह असदुद्दीन ओवैसी जो अपनी पार्टी से लड़े, चाहे बिहार का मामला हो, गुजरात का मामला हो, उनको बी पार्टी कहा जाता है। रीजन भी क्योंकि अक्सर करके क्या आपने भी चिन्हित किया कि कहां-कहां ऐसे मजबूत दल हैं लोकसभा चुनाव को लेकर जहां पर आप कटाक्ष करेंगे मोदी जी को। देखिए हमारी बात सुनिए, कोई स्ट्रेटेजी बनाई आपने सर? गुलशन परस्तु में ये आपका जवाब है मेरा। ओवैसी साहब हो, आदरणीय मायावती जी हो या कोई हो, हमको सबका हम सहयोग लेंगे, साथ लेकर चलेंगे लोकतंत्र को बचाने के लिए और हिंदुस्तान को बेरोजगारी से दूर करने के लिए, महंगाई से कम करने के लिए और एक ऐसा हिंदुस्तान बनाने के लिए जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने की थी स्वराज के माध्यम से, उसमें करेंगे। तो वो हम बता रहे हैं कि गुलशन परस्तु में मुझे बुद्धि नहीं अजीज और कांटों से भी निभा किए जा रहा हूँ। हम सबको साथ लेके चलेंगे, हम ए और बी के चक्कर में नहीं पड़ते। हमें केवल मछली की आंख चिड़िया की आंख नजर आ रही है कि मोदी जी और उनकी सरकार और उनके साथी उनकी पार्टी देश की विरोधी है, लोकतंत्र की विरोधी है, गरीब की विरोधी है, संविधान की विरोधी है और हम का इसके विरोध को गांव-गांव पहुंचा के नीतीश कुमार जी भी यही प्रयास कर रहे हैं। कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बोला है 2024 हमारा ही होगा, तो उस जगह पे बीजेपी का स्टेटमेंट ये है टुकड़े टुकड़े गैंग। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आज आपने जो इशू लेकर शुरू हुआ है, तो टुकड़े टुकड़े गैंग के मतलब कहाँ तक आप ले आएंगे, जहाँ पे टीएमसी, कांग्रेस, बाकी जो अपोजिशन पार्टी है वो आ सकता है, वो प्रधानमंत्री का ख्वाब देखकर मतलब एवरीबॉडी विल कम एंड जॉइन द अपोजिशन, हो सकता है? देखिए ऐसा हुआ कि अभी मैं कुछ दिन पहले गया, हमारे यहाँ एक नहर कट गई बुलंदशहर जिले में। मैं आपको बता दूं मैं बुलंदशहर को बिलोंग करता हूँ और जब गौतम नगर और बुलंदशहर एक जिला था और जब मेरी उम्र 24 साल थी, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ लॉज कर रहा था, तो उस समय मैं अध्यक्ष जिला पंचायत बनने का मुझे सौभाग्य मिला। आई वॉज द यंगेस्ट चेयरमैन इन इंडिया। तो मैं अभी गया था, नहर कट गई। जब वो नहर कट गई तो मैंने देखा कि उसमें कितने ही तरीके के जानवर जो एक दूसरे के दुश्मन थे वो पेड़ पर चुपचाप बैठे हुए थे। तो अब ये पूरे हिंदुस्तान की विकास की, मानवता की, इंसानियत की, तरक्की की, संविधान की नहर आदरणीय मोदी जी ने काट दी है। सब लोग इसके साथ हैं और आप तो देखिए विद्वान है, महाराष्ट्र और बिहार ही 50 सीट कम कर रहा है। मैं लो आपसे कैलकुलेटेड बात भी कर लूँ, महाराष्ट्र और बिहार ही 50 सीट कम कर रहा है, कर्नाटक में भी सीट कम होंगी, बाकी और जगह भी जीरो है मामला, पंजाब में सीट कम होगी, उत्तर प्रदेश, तो ये लोग 100 सीट से कम हो जाएंगे। आप क्या है, आप दुआ करते रहिए, दवा हम तो लेके चले रहेंगे। हमारा काम है सुनना और लिखना जी। ओनली द थिंग इज आप हैं तो हिंदुस्तान है, इसलिए हम आपको सलाम करते हैं और आपसे कॉपरेशन समाजी अभी तक किसी भी पार्टी ने ईवीएम को हटाने की बात नहीं की है और जब चुनाव आ जाते हैं तो आप ही लोग कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ है। अरे भाई साहब, मैंने वही तो निवेदन किया कि मैंने 2018 में अपनी पार्टी की वर्किंग कमेटी में भी और एक जनरल मीटिंग हुई थी, उसमें कहा था कि आपको 5-10 साल के लिए सत्ता से मोह छोड़ना पड़ेगा, लोकसभा हो या विधानसभा हो, आपको सारे चुनाव का बाइकाट करना पड़ेगा जब तक कि चुनाव बाय इलेक्शन नहीं होते। आप ही बताइए कि पेगासस क्या था? सर मेरा सवाल स्वामित्व से है। मेरा निवेदन ये है, सिर्फ मैं आपसे अंतिम बात कर रहा हूँ जी बोलिए, कि ये इस समय वही है कि हमको ये काम दवा भी कर रहे हैं, इलाज भी कर रहे हैं,
दवाई पूरा ऑक्सीजन भी दी जा रही है, न्यूट्रिशन भी दिए जा रहे हैं, सारी ताकत की चीजें दी जा रही है। हिंदुस्तान खड़ा हो जाए, जो मोदी जी ने कमजोर किया है वो खड़ा हो जाए। नहीं वो तो 17 सालों में ऐसा कोई काम नहीं हुआ। हमने तो इतने रास्ते डेवलपमेंट किए, बहुत सारा हाईवेज बनाई है, बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ कांग्रेस ने खत्म किया और पार्टी ने वो हाईवे प्रधानमंत्री जी के लिए तो बन रहे हैं, वो जाते हैं सीधे और सीधे आते हैं। लोग आपने देखिए, और एयरपोर्ट किसके लिए बन रहे हैं? वो कहते थे कि चप्पल वाला ये हवाई यात्रा करेगा, कितने चप्पल वाले यात्रा कर रहे हैं, कितनों को रोजगार मिलेगा, कितने रोजगार कर रहे हैं। वो कहते थे कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी करेंगे, कितने किसानों की आय दुगनी हुई है। तो ये सारी चीजें हैं, समझ रहे हैं। आपने कलेक्ट किया कि 100 सीटें उनकी कम हो रही है, सब राम मंदिर का मुद्दा तैयार है, अभी बन के 2024 राम मंदिर देखिए, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? समान नहीं, मैं बता देता हूँ क्या यार। मान लीजिए मेरा नाम के शर्मा है जी, मैं बाईकास्ट पैदा हो गया ब्राह्मण में। मेरे घर के अंदर मुझको मेरी माँ ने संस्कार दिए, जो आज तक मैं करता हूँ, कि जब तक तू नहाएगा नहीं, पूजा नहीं करेगा, तुझे चाय भी नहीं मिलेगी। और मैं जब तक नहा के पूजा नहीं करता, मैं कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ। ये हमारे बुजुर्ग वहां बैठे हैं, ये 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, कुरान 5 वक्त की। ये सेकुलरिज्म है, ये हिंदुस्तान है। नमाज अदा नहीं करना, पूजा पाठ नहीं करना, ये सेकुलरिज्म नहीं है। पूजा पाठ करते हुए, नमाज अदा करते हुए एक दूसरे धर्म का सम्मान करना, उसको फलने फूलने का अवसर देना, ये सेकुलरिज्म है। और इन सब बातों को लेके हम लोग चल रहे हैं। सर, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। कोई भी पार्टी आज तक आई है संविधान में हमारे देश में, लेकिन कोई भी ये बिल नहीं लेके आई अभी तक कि धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बिल पास क्यों नहीं किया जाता? इस बिल की जब मोदी जी चले जाएंगे ना, धर्म का जो विकराल रूप हमने देखा है, जो झेला है, इसका बाद यही आएगा। सबसे पहले इसी को पास करें। शर्मा जी एक छोटा सा उत्तर दे दें। जब कोई पार्टी या कई पार्टियों के राष्ट्राध्यक्ष भी आए हुए हैं, जब कोई पार्टी रजिस्टर्ड होती है तो चुनाव आयोग हमारा एक एफिडेविट देता है। मैं जितने भी सम्मानित पत्रकार बंधु हैं यहाँ पे, उनसे कहना चाहूंगा कि किसी पार्टी के नेता से पूछने से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये तो सब एफिडेविट करके बैठे हुए हैं। वहां लिखा हुआ है कि धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राजनीतिक दल का दर्जा आपको चुनाव लड़ाने के लिए इस स्वतंत्र भारत देश के अंदर दिया जा रहा है। और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का धार्मिक लड़ाई उन्माद पैदा करता है या किसी भी धर्म के आधार पे चुनाव लड़ने जाता है या कोई भी घोषणा करता है, तो यहाँ तो प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, कई मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, कितने लोग हैं यहाँ पर जो धर्म के नाम पे झगड़ा करते हैं। तो मैं सारे मूर्धन्य पत्रकार भाइयों से निवेदन करता हूं कि अपने अधिकारों को समझो। इसका प्रश्न राजनीतिक दल तो नहीं दे पाएगा, जो खुद डिस्पोजल में बैठा है, 1-1 साल लग जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, जिनको चुनाव चिन्ह 2 बार के बाद तीसरी बार देते नहीं है। ठीक है, लड़ना है, इस बात को पूछना है, तो मेरे साथी लोगों, आप लोग धरना दीजिए चुनाव आयोग के सामने, जो देश में आज की तारीख में व्यवस्था फैला रहा है, जो एक निश्चित पार्टी के हक में काम कर रहा है। हम साथ देंगे, हम सारे बैठेंगे, सबको सिंबल मिलना चाहिए, सारी पार्टियों का सिंबल होना चाहिए, सब पार्टियों को धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष के अंतर्गत आईने में आकर के चुनाव लड़ना चाहिए। हम सब तो लड़ रहे हैं, वही बात शर्मा जी कह रहे हैं, हम सब साथ हैं, लेकिन जो लोग धार्मिक लड़ाई कर रहे हैं उनके खिलाफ लड़ने की जरूरत है, उसी बंटवारे को खत्म करने की जरूरत है, तो देश सुधर जाएगा। अग्रवाल जी, आप कह रहे हैं कि हम सबके साथ सुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, और मोहन भागवत जी कह रहे हैं जाति तो पंडितों ने बनाई है। नहीं ये जो है ना, सुनिए एक मिनट, ये विषय से भटकने की बात है। ये विषय से भटकने की बात है। मोदी जी को पक्का कर रहे हैं ना आगे 24 में आने के लिए, बार-बार तो संकल्प बनाए जा रहे हैं। हम तो पक्का नहीं कर रहे। नहीं सर, हम तो गुड गवर्नेंस की लड़ाई कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि देश के प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति को रोजगार मिले, सब मिलजुल करके धार्मिक उन्माद को खत्म करते हुए मिलकर मानवता इंसानियत के लिए काम करें। सर, देश की 6000 बार-बार मोदी जी कह रहे हैं ना, सर एक सेकंड सर, आप बार-बार ये कह रहे हैं हिंदू हिंदू,
हिंदू संविधान में होता है ये किस सर, बुक में लिखा मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए सर, प्लीज। आज इस्तेमाल करें ना। नहीं भैया, सब सनातन सर आप ही की तरह पत्रकार साहब, सर आप ही की तरह देश के अंदर लगभग 6000 से ज्यादा पार्टियां और सैकड़ों इंटरव्यू मैं भी कवर कर चुका हूं पिछले 8 साल में। अधिकतर बात करते हैं 85% 15%, 85% 15% कि हिंदुत्व की जो बात कर रहे हैं 15%, बल्कि 3% उनको हराना है। 85% इतना जब वो है, एक कैलकुलेशन लगाते हैं जैसे आपने लगाया, इतनी सीटें खत्म हो रही, इतनी सीटें खत्म हो रही, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा उत्तर प्रदेश उदाहरण है कि एक बड़ा संगठित हुआ बड़ी बड़ी पार्टियों का, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश को नहीं रोक पाए। रीजन बिंग जो मुझे लगता है, मैं आपसे इसका जवाब चाहता हूं कि 85% में भी इसी प्रकार से छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे दल इकट्ठे होते हैं और कहीं ना कहीं जो पार्टी देश के अंदर जो दूसरी पार्टियां जो कम से कम ये मान सकते हैं उससे बेहतर है, उनको सेंध लगाने का काम करते हैं और वहां पर भाजपा निकल जाती है। नहीं, ऐसा नहीं भैया, ये अनेकता में एकता का देश है। इन्होंने भी पूछा था कि खंड खंड विखंड विखंड क्या कौन कौन सा गैंग के गाली तो किसी को भी दे लो, या तो पूरे देश में कई प्रदेश हैं, ठीक है ना। मेरा निवेदन ये है, ये जो आपने चौपाई सुनाई थी रामायण की तुलसीदास जी की, मैंने सुनाई सभी रामचरितमानस में मेरी सुन तो लीजिए, मैं बड़े अदब से कहा। उसका रिजल्ट ये है कि बैकवर्ड क्लासेस को भी पता लग गया और इसलिए उन्होंने भी कहा है, अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, बैकवर्ड कितने हैं। अब हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते क्योंकि वो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी।